अच्छा जी। सो हमारे पास जो पेपर है 2013 का है, विंटर। सही है। आज हम स्टार्ट करते हैं। 0001। चलो रीड कर लो प्लीज, कासिम रीड कर लो तो भाई क्वेश्चन। Different gravitational potential at a point. अब बेटा ये आना चाहिए, अब ये इनकी डेफिनेशन तुम्हें आ जानी चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। अब फॉर्मूला याद है? जी अरे एम यार, ओवर आर स्क्वायर या ओवर आर। जी एम एम और आर। ओके, उसी चीज को लिख दो ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कहते थे कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट मास इन मूविंग द मास फ्रॉम infinity to a point in a field। ओके, चल आगे आ जाओ। The moon may be considered to be an isolated sphere of radius 1.74 times 10 to the power 3 kilometers, with its mass of 7.35 times 10 to the power 22 kg concentrated at its center. A rock of mass 4.50 kg situated on the surface of the moon show that the change in gravitational potential energy of the rock moving it from moon surface to infinity is 1.27 times 10 to the power 7 joules. हम्म क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो हमसे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता था माइनस GMM ओवर आर, ऐसे ही होता है। Yes. सो सो 6.67 एक्सपोनेंट -11। सही है। एंड एम आपके पास है 7.35 एक्सपोनेंट 22। एंड दूसरी चीज़ आपके पास है रॉक ऑफ अ मास 4.5 kg। सही है, डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये तुमसे कह रहे हैं कि शो दैट, और ये कह रहे हैं कि चेंज इन ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास आ रही है। रेडियस है द मून में बी कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद द स्फीयर ऑफ द रेडियस। एक मिनट, कुछ और चीज़ दी हुई है? नहीं। ओके, अ रॉक ऑफ अ मास इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ओके, इन मूविंग इट फ्रॉम द मून सरफेस टू इंफिनिटी इज ओके, फाइन। सो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, बेसिकली अगर तुम इसका कॉन्सेप्ट बनाना चाहो, कैलकुलेशन में तो शायद तुम्हें ना दिखे, बट मैं तुम्हें जरा कॉन्सेप्ट बना के दिखा देता हूँ, राइट। लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना वो ये मून है। अबे यार, तुम्हारे पास जो है ना ये मून बन रहा है, सही है। मून के सरफेस पे तुमने लेट्स से एक रॉक रखा हुआ है, एंड उस रॉक को तुम लॉन्च करो इन्फिनिटी पे, राइट। यानी तुम्हारा डिस्टेंस जो है ना वो तुम इन्फिनिटी तक जा रहे हो, और डिस्टेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है, ये तुम्हारे पास जो आ रही है वो बेसिकली रेडियस आ रहा है, राइट। दिस इज आर विच इज अ रेडियस एज अ वैल्यू ऑफ 1.74 एक्सपोनेंट 6 किलोमीटर्स। ओके, ये तुम्हारे पास आ रहा है, सही हो गया। अच्छा, अब तुम यहाँ से लॉन्च करो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, राइट। सो बेसिकली अगर तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालो, सो फार्मूले में तुम कोशिश करो चेंज लिख लो, तो तुम्हें वो जो है ना प्रॉपर मार्क्स दे देगा, सही। और मैं इसको भी जो है ना यहाँ पे चेंज वाला फार्मूला लगा देता हूँ, सही है। 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। ओके, अच्छा, अब बाय द वे आर फाइनल जो है वो इन्फिनिटी है, और 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम देखो, इसकी इन सब ख्वारी की टेंशन लेनी नहीं लेनी, लेकिन बस मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि तुम चेंज की अगर बात करो तो चेंज कहाँ से लाओगे। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर आपके पास हो जाएगा जीरो। सही हो गया, क्योंकि आपके पास जो है ना जो फाइनल डिस्टेंस है, जो आर एफ है, जो आर एफ है दैट इज इन्फिनिटी, राइट। सो आपके पास जस्ट ये बच जाएगा, सो आप इसका डिस्टेंस रख लो 1.74 एक्सपोनेंट 6। सही है, और आप इसको कैलकुलेट कर लो नेगेटिव साइन के साथ, निकाल दो कितना आ रहा है।
सर एक्सपोनेंट 6 क्यों लिए? ब्रो वो किलोमीटर्स के अंदर तो 3 मैंने किलोमीटर को कन्वर्ट किया ना तो मीटर बना दिया। -1.3 टाइम्स 10 to the power 7। 1.3, ओके 1.27 बन रहा होगा जिसको आप राउंड ऑफ करके बता रहे हो, वन पॉइंट टू जी सेवन ही ले लेते हैं, सही है, एक्सपोनेंट 7, सही नेगेटिव साइन है। अच्छा, नेगेटिव साइन आपको ये बता दें कि जो, अच्छा आप जा रहे हो फ्रॉम मून सरफेस टू इन्फिनिटी, ओके तो इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, राइट, उसने बताया भाई यहाँ पे, सही है, नेगेटिव साइन लिख लो या ना लिखो आपकी मर्जी है, चलो आगे आ जाओ। सही समझ में आ गया। Yes, sir. The escape speed of the rock is the minimum speed that the rock must be given when it is on the moon's surface so that it can escape to infinity. Use the answer in part 1 to determine the escape speed. Explain your working. ओके देखो एक्सप्लेन योर वर्किंग क्या है, थोड़ी सी अंग्रेजी लिख दोगे यहाँ पे तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी, सही है। तो अब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ से लॉन्च कर रहे हो, सही है, इतने डिस्टेंस पे कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम कर दे, राइट, इट कैन एस्केप टू इन्फिनिटी, उसने देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का वर्ड कहा हुआ है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ रहा है, राइट। सो जितना इनफाइनाइट डिस्टेंस तुमने यहाँ पे कंसिडर किया, अगर उसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तुम जो है ना इसको इंसिडेंट करो, ये बाहर चले जाए, सही है, तो तुम्हारा जो रॉक होगा ना, वो रॉक वो उसकी मून की ग्रेविटेशन फील्ड से निकल जाएगा, सही है, वो मून की ग्रेविटेशन फील्ड से निकल के कहीं और, मतलब वो बाहर इन द स्पेस से रह जाएगा, सही है। सो अब यहाँ पे जो है ना, अब अगर आप लिख लो, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई गेन गेन इन जीपीई, जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी should be from the change in kinetic energy should be from change in kinetic energy such that such that the rock can escape to infinity. A rock can escape the gravitational field, okay, infinity, सही है। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि जब तुमने ये, लेट से तुम्हारे पास ये मून आ गया, सही है, तुम मून के ऊपर ये रॉक है, सही है, तुम इस रॉक को जो है लॉन्च कर रहे हो, अरे भैया सीधा सीधा बन ही नहीं रहा, तुम इस रॉक को लॉन्च कर रहे हो, सही है। अब तुम्हारे पास उसकी इनिशियल स्पीड कोई ना कोई होनी चाहिए, राइट, और ये इनिशियल स्पीड ही स्केप स्पीड होगी, राइट। तो ये इनिशियल स्पीड इतनी होनी चाहिए कि लेट से ये जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट पे, दिस इज द लेट से इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट, तुमने अगर इसको ओवरकम कर लिया तो तुम्हारा रॉक एस्केप हो रहा है, राइट, ऐसा मान लो। तो अब अगर तुमने जो स्पीड दी हुई है वो इतनी स्पीड है कि ये ओवरकम हो जाए डिस्टेंस, तो तुम्हारा रॉक यानी स्केप हो जाएगा, राइट। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि भाई उस पॉइंट पे कि जहाँ पे जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है वहाँ पे स्पीड क्या होनी चाहिए, मे भी तुम ये सोच सकते हो, भाई इनिशियल स्पीड तो चलो हम निकाल लेंगे, स्केप स्पीड, फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए, राइट। सब मान लेते हैं कि फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी, राइट, मतलब इन्फिनिटी पे पहुंचते पहुंचते उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो जीरो हो जाएगा, राइट। यानी स्केप स्पीड जो है ना, सॉरी आपके पास फाइनल स्पीड जो है एट इन्फिनिटी वो जीरो हो जाएगी, लेट्स से हम ऐसा मान रहे हैं, राइट। ऐसा हो नहीं सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जीरो, कभी वो नॉन जीरो भी हो सकती है, बट हम ऐसा मान लेते हैं, हमारा केस आसान हो जाएगा, सही। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई चेंज इन जीपीई शुड बी इक्वल्स टू द चेंज इन केई, राइट। और ये तुम ऐसा कह सकते हो कि गेन इन जीपीई should be equal to the loss in K, right? Loss in kinetic energy, right? अच्छा जी चलो, अब चेंज इन ये आपने निकाल लिया, ये आप रख लो 1.27 एक्सपोनेंट 7, राइट, इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। सो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द रॉक करना है, सही, विच इज 4.5 एंड अंडर रूट, ओके। सो यू विल बी गेटिंग द वेलोसिटी भी, ओके, निकाल दो कितना आता है।
Sir, 2375.80. ओके, 2375, सो 23 2.35 या 2.4 एक्सपोनेंट 4 एक्सपोनेंट 3 बन जाएगा, सही ऐसे ही बन रहा होगा। एक्सपोनेंट 2 बनेगा। ओके, एक्सपोनेंट 2 नहीं, बल्कि 3, सॉरी सर। 3 होगा ना, क्योंकि वो 1000 आप बता रहे हो, सही है। जी। अच्छा, इसकी अगर हम वो चेक कर लें, मार्किंग की चेक कर लें, तो हाँ सही है, सही। और चेंज, अच्छा बाय द वे ना, ये दो क्वेश्चन, ये दो पार्ट जो है ना, मुझे अब देखो एक नंबर दे रहे हैं इसमें इतनी लंबी करने पे, और यहाँ पे 2 नंबर दे रहे हैं। इसको जरा ना चेक करते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहती है। पहले में तो कैंडिडेट शुड बी reminded that potential is defined in terms of the work done, that is work that is done on the unit mass when it is moved from infinity. Okay, so ये आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन में। अच्छा जी, the answer to this part was provided, therefore the credit was given for the clear statement of the situation and substitution of the numerical value in many script a clear, अरे man, okay, so sorry, in many script a clear initial statement was not provided. Okay, they're saying a clear initial statement is required, वो हमने भी नहीं लिखी है by the way, सही है। या पता नहीं, देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं, कौन सी इनिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। सही है, सो दैट कैंडिडेट मेक क्लियर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वर्किंग। ओके, सही हो गया पार्ट बी। एंड इनिशियल स्टेटमेंट इन टर्म ऑफ चेंज इन एनर्जी वाज एक्सपेक्टेड, फ्रीक्वेंटली रिटन एज स्टेटमेंट वाज ओमिटेड। ओके, हमने ये लिखी है बाय द वे इसके अंदर, चलो। यानी ये जो स्टेटमेंट आपको लिखनी है ना, ये वाली बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि गेन इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। या ये लिख दो, थोड़ी लंबी हो जाएगी, सही है। यहाँ पे ऐसे हमने, यहाँ पे मे बी ये वाली चीज़ को क्योंकि चेंज बोल रहे हैं ना, लेट्स सी मार्किंग की चेक कर लेते हैं। ऑल दो वो कुछ भी नहीं बोल रहा, ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा, फाइन, सही है। चलो आगे चलते हैं, आगे रीड कर लो भाई। The moon in part B is assumed to be isolated in space. The moon does in fact orbit the Earth. State and explain whether the minimum speed for the rock to reach the Earth from the surface of the moon is different from the escape speed calculated in part B. हम्म, जनाब। अच्छा, अगर अर्थ के अराउंड वो ऑर्बिट कर रहा है, राइट, सो अर्थ की भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट होगा, राइट। सो टू रीच द अर्थ फ्रॉम द surface ऑफ द मून इज डिफरेंट फ्रॉम द escape speed of the cal, ओके। सो अर्थ की जो अट्रैक्शन होगी, जब वो भी मून की तरफ होगी, सो आपको escape स्पीड उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी, राइट, क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द रॉक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल field of the earth also attract, sorry, attract the rock, so less initial, इनिशियल कह लो या लेस इनिशियल या फिर escape speed is needed to is needed for the rock, is needed for the rock, okay, to reach the earth, to reach the अर्थ। ओके परफेक्ट, चलिए आगे चलिए प्लीज। ओके, हो गया, कंप्लीट हो गया। आ जाओ भाई, अबे एक क्वेश्चन में 20 मिनट लग गया यार। ओके फाइन, चलो। क्या नाम है, इब्राहिम रीड कर लोगे प्लीज, इब्राहिम। The product of the pressure P and volume V of an ideal gas is given by the expression PV equals to 1 over 3 nmc square, where m is the mass of one molecule of the gas. State the meaning of the symbol N.
हम्म नंबर ऑफ So ये पार्टिकल्स, नंबर ऑफ जी मॉलिक्यूल्स, है ना, या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह लो। देखो एन ए अगर जो होता है तो एवोगैड्रोस नंबर होता है, यानी आपके पास जो है एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। सही है। सो ये हमारे पास है टोटल, टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। चलो आगे चलो। C²। हम्म ये रूट मीन स्क्वायर ओए ओए ओए, रूट मत कह बे, क्योंकि रूट का मतलब सॉरी होता है कि मीन वो, स्क्वायर। हाँ वेरी गुड। मीन स्क्वायर स्पीड। चलो। The product PV is also given by the expression PV equals to NKT. Reduce an expression in terms of the Boltzmann constant K and the thermodynamic temperature T for the mean kinetic energy of a molecule of the ideal gas. हम्म काइनेटिक एनर्जी की टर्म में इसको, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में इसको बनाना है पूरी इक्वेशन को। सही है। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करें, सही है, हमें पता है कि भाई पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी, ओके, एंड पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एन एम, एन एम एन सी स्क्वायर, ओके। हम इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें, सो एन के टी इज इक्वल्स टू 1/3 एन एम एन सी स्क्वायर, ओके। एन से एन कैंसिल हो गया। मैं थ्री को अगर यहाँ पे ले आऊँ, तो 3 KT इज इक्वल्स टू एम एन सी स्क्वायर, ओके। अच्छा जी, मुझे जस्ट 1/2 दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सही है, बन गई भी, काइनेटिक एनर्जी बन गई। अब हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास हो गई है 3/2 KT इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। और ये काइनेटिक एनर्जी किसी एक मॉलिक्यूल ऑफ, किसी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ओके। अरे यार, सही हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलो। अच्छा, शो दैट वाले क्वेश्चन था, तो या डेरिवेशन था, देख लेते हैं इसको भी सर। There was some confusion between mean square speed and square of the mean speed and root mean square speed, okay। समझ रहे हो ना भाई राम, ये दो तीन गलतियां बता रहे हैं, ओके। सो मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, स्क्वायर ऑफ मीन स्पीड, वो अलग अलग चीज़ है। अच्छा जी, दिस was generally complete successfully although significant number of minority give very little evidence of the algebraic and arithmetic manipulation, okay। दिखा देना करके तो तुम वो मान जाएगा। चलो आगे आ जाओ। A cylinder contains 1.0 mole of an ideal gas. The volume of the cylinder is constant. Calculate the energy required to raise the temperature of the gas by 1 Kelvin. ओके, कोई आइडिया भाई? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ओके। सो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। Specific heat मांग रहे हैं, capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आप कह रहे हो, सही है। सो अच्छा, मोल से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? मास को मोल से रिलेट कर सकते हैं? जी वो मोल ओवर mr, सॉरी mass over mr वाला फॉर्मूला। एम सी डेल्टा टी, सही है। और आप कह रहे हो मास ओवर एम, अच्छा। नहीं यार, लेकिन इसमें हम टेम्परेचर चेंज आप कहाँ से लेके आओगे? हाँ जी वो वैसे भी वो केमिस्ट्री में है, सॉरी। तो नहीं, क्या मतलब, सॉरी। वो यूज़ कर सकते हो, मास ओवर एम आर, वो यहाँ पे भी यूज़ होगा, ओके। बट वो यहाँ पे इस वाले उसमें नहीं यूज़ हो पाएगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर नहीं किया गिवन ना, तो ये फंस जाओगे यहाँ पे। हम अगर पीछे वाली चीज़ को यूज़ करें, काइनेटिक एनर्जी, सो ए इज इक्वल्स टू 3/2, और के हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1.38 एक्सपोनेंट 20 -23, सही है। और
अच्छा, इन्होंने हमें कहा हुआ है कि सिलेंडर कंटेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा, ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, 1 मोल, एक मॉलिक्यूल की निकाली, राइट। 1 मोल कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो हम अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें, सो मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि ये हम एक एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास है 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी हैव और नंबर ऑफ पार्टिकल वी हैव। सही हो गया। और हाँ जी, जरा निकाल दो कितना होता है, वो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जस्ट मल्टीप्लाई करो। So ये है 12.46. 12.46 तो 12.5 ले लेंगे। परफेक्ट। चलो आगे आ जाओ। The volume of the cylinder is now allowed to increase so that the gas remains at constant pressure when it is heated. Explain whether the energy required to raise the temperature of the gas by 1 Kelvin is now different from your answer in part 1. हम्म the volume of the gas is now allowed to increase so that the gas remain at a constant pressure when it is heated. Okay, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया, सही है, एंड कांस्टेंट प्रेशर है, सही। एक्सप्लेन वेदर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, सो बेसिकली अगर आपने वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया है, सही है, एंड यू वांट द प्रेशर टू बी सेम, तो पार्टिकल्स को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा टू मेंटेन दैट सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर, राइट। क्या बोलते हो? यस। समझ पा रहे हो भाई? कुछ तो बोलो यार। जी आ रही है। नहीं समझ में आ रही? पक्की बात है? नहीं, मैं उसका रिलेशन लगा रहा था कि वॉल्यूम अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर आप वो कह रहे हो। नहीं नहीं, हमें तो पार्टिकल के उससे देख रहे हैं ना, कि अगर प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है और आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है एंड यू वांट दैट सेम प्रेशर, राइट। सो इसका मतलब है कि आपको आपके पार्टिकल को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, या आप कह लो कि अब ये ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर, सही है, ताकि जो है आपको सेम एनर्जी आपको मिल सके, सेम प्रेशर आपको मिल सके, राइट। सो दैट रिक्वायर्ड ग्रेटर, आप कह लो कि ग्रेटर एनर्जी, या ग्रेटर वर्क डन आपको चाहिए होगा, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मोर एनर्जी शुड बी needed, okay, needed to maintain the same pressure um, at at a greater volume. So greater um, greater energy, yeah, greater kinetic energy should be should be needed, okay। अच्छा जी, इसकी मार्किंग की भी देख लेते हैं, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी देख लेते हैं। मार्किंग की इसकी कह रही है, energy is needed to push back atmosphere, do work against that atmosphere, okay। हमने एटमॉस्फेयर की बात नहीं की है। टोटल एनर्जी, अच्छा, ओके। इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी देखते हैं। There was some correct answer based on the fact that the work has to be done by the gas against the external pressure. Many thought that no energy would be required because the final temperature will not be different in the two situation. लेकिन आप वॉल्यूम चेंज करो तो ऑब्वियस सी बात है, जब वॉल्यूम चेंज करो तो आपके पास जो है ना, उस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, राइट। चलो खैर आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। अगला रीड कर ले प्लीज।
अब्दुल्ला हो या सो गए हो? अब्दुल्ला भाई पता नहीं गए। ओके, कासिम रीड कर लो प्लीज। कासिम तुम रीड कर लो। Yes. Metal is suspended from a fixed point by means of a string as illustrated in figure 3.1. The ball is given a small displacement then released. The variation with time t of the displacement x of the ball is shown in figure 3.2. हम्म। ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे देखो आप, सो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है 1.2 का, सही है। एंड एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है 1.5 का। ओके, 1.5 सेंटीमीटर, 1.2 सेकेंड्स। ओके चलो आगे आ जाओ। So state two times at which the speed of the ball is maximum. हम्म। स्पीड मैक्सिमम, Right? अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्पीड कहाँ कैसे पता चलती है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको स्पीड बताता था, रिमेंबर बचपन में पढ़ा था। Yes. सही है। मैक्सिमम पॉइंट्स पे और मिनिमम पॉइंट्स पे, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ग्रेडियंट जीरो, दिस इज द मिनिमम पॉइंट ग्रेडियंट जीरो है, तो स्पीड भी जीरो, राइट। ये आपके पास जो है, ये आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पे ग्रेडियंट मैक्सिमम है, एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेडियंट मैक्सिमम है, ये तीसरा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेडियंट मैक्सिमम है, राइट। इन तीन पॉइंट पे आपके पास जो होगा, वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम आएगी, राइट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी, स्पीड मैक्सिमम आएगी, एंड ये चीज़ें सही है। अच्छा, अगर आप ये पहले वाला पॉइंट देखो, तो पहले वाले पॉइंट में इन्होंने कहा है कि बॉल इज एंड देन रिलीज, इन्होंने ये नहीं बताया कि राइट को या लेफ्ट को, सही है, तो हमें पता नहीं चल सकता, बट हम जस्ट ये कह देते हैं कि इट इज़ एट 0.4, सॉरी 0.2, 0.22, 0.24, 0.28, 0.3, अच्छा जी 0.3, 0.3, ओके, एंड 1.0, नहीं 0.84, 0.90, 0.90। ओके चलो आगे आ जाओ। Yes, show that the maximum speed of the ball is approximately 0.08 meters per second. ओके, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स ओमेगा, राइट। Yes. और एक्स आपके पास है 1.5 सेंटीमीटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट है, सही है। 1.5 एक्सपोनेंट -2, सही है। एंड ओमेगा आपके पास है 2 पाई, और एफ कह लो या 2 पाई ओवर टी कह लो, टी आपको गिवन है 1/1.2, सही हो गया। चलो। 0.079. ओके, 0.079 से 0.08, सही। चलो ये आ गई स्पीड। ओके आगे आ जाओ भाई। The variation with displacement x of the potential energy EP of the oscillation of the ball is shown in figure 3.3. हम्म। अच्छा एक मिनट, ग्राफ को ज़रा समझ लेते हैं। मिली जूल्स के अंदर एनर्जी है, ओके, एंड एम्पलीट्यूड 1.5, -1.5, फाइन, और 25 मिली जूल मैक्सिमम एनर्जी है, ओके फाइन, चलो आगे आ जाओ। On the axis of figure 3.3, sketch a graph to show the variation with displacement x of the kinetic energy of the ball. तो इसको ऑपोजिट बना लेंगे ना, इसको अपोजिट बना लेंगे, गुड हो गया। लेकिन जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा? मतलब। मतलब यानी अगर जैसे मैं इसका ऑपोजिट बना रहा हूँ, आप कह रहे हो ऐसा बना लो, ऐसे ही, सही, जी एक सर। मिनट थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। सही ऐसा कह रहे हो, लेकिन यस। क्या ये वाले जो पॉइंट है, वेट, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऑल दोनों सेम लग रहे हैं। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एम्पलीट्यूड रीड करो तो 1.0 का आ रहा है, राइट। तो क्या ये एक्चुअली में 1.0 का होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? भाई हमें कैसे पता चलेगा? हम बाय द वे ना करके देख लेते हैं, हम ये करके देख लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास वो पॉइंट के जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के हाफ हो, राइट, क्योंकि उसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी टोटल एनर्जी के हाफ होगी, राइट। सो ऐसे ही रैंडमली, मैं इसमें कोई क्वेश्चन में बोला नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये कह रहा हूँ। समझ पा रहे हो ना? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है, मैं बस उसमें देखना चाह रहा हूँ कि विल दैट बी एग्जैक्टली हाफ, जैसे अगर ये 25 है, तो क्या यहाँ पे 12.5 होगी, जो कि शायद आपको दिख रहा हो, सही है। या हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखना है, सही है। बस ये देख लेते हैं जल्दी से। सो अगर हम कह रहे हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी 25 है, सही है, तो उसकी हाफ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो 12.5 इज इक्वल्स टू हाफ एम
ओमेगा स्क्वायर एन एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, सही। ऐसे ही रैंडमली कर रहे हैं। सो हो जाएगा 25, सही है, डिवाइडेड बाय मास दे रखा है हमें। यार मास दिया हुआ हो यार, फंस जाएंगे नहीं तो हम, हमारा कुछ हो नहीं पाएगा फिर। मास ही नहीं दिया हुआ, अबे यार हा 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 हा, लानत भेजो ऐसी की तैसी। खैर वो बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली हाफ नहीं होता। सही, बस ये बताना था मुझे कि एनर्जी जो है वो अगर 25 है तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हाफ हो जाएगी, राइट, 12.5 हो जाएगी। बट एम्पलीट्यूड अगर 1.5 है तो एम्पलीट्यूड आप 7.75 नहीं कह सकते हो, क्या वो 1 से थोड़ा बड़ा होता है, बस ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो स्क्वायर का रिलेशन आ रहा होता है, सही। खैर आगे आ जाओ भाई, पार्ट पार्ट 2। The amplitude of the oscillation reduces over a long period of time. After many oscillations, the amplitude of the oscillation is 0.60 centimeter. Use figure 3.3 to determine the total energy of the oscillations of the ball for oscillations of amplitude 0.60 centimeter. Explain your work. देखिए 0.06 एम्पलीट्यूड अगर है, 3.3 को यूज करना है, 3 जी फिगर 3.3। अच्छा जी। और ये कह रहे हैं हमें 0.6 है, 0.6 का मतलब है यहाँ पे कहीं पा रहा होगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम वो निकालें, या उसके हम डायरेक्ट जो है वो अगर फॉर्मूला लगा लें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और उससे निकाल लें। या चलो हम ये कह देते हैं कि भैया अच्छा जी, चलो हम ऐसा कह रहे थे कि भाई टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट। विच मीन कि टोटल एनर्जी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट। हमें ये पता है। सो when amplitude was 1.5, सही है, सो एनर्जी जो थी वो आपके पास 25 मिली जूल्स थी, राइट। मैं अभी कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली मुझे जो है ना वो हम देख लेंगे फाइनल। सही, अब उसने कहा कि when the oscillations are now has a lower amplitude of 0.6, 0.6, ओके। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या एनर्जी होगी, ये हम निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाय कितना आता है 0.04। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते 0.04, ओके। 4.0 मिली जूल्स हो जाएगी। अब चलो, एक, दो, ओके। अच्छा भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले ना मैंने टोटल एनर्जी का रिलेशन यूज़ किया, सही है। टोटल एनर्जी के रिलेशन में मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट विच इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट। यानी हैं। कहने का यस। मतलब है किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो उसका मैक्सिमम जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो बेसिकली उसको टोटल एनर्जी डिफाइन करता है, ओके। अब ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो टोटल एनर्जी आ रही है दैट इज 25 जूल्स, राइट, 25 मिली जूल्स, राइट, क्योंकि इससे ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है आपका, राइट। सो दिस शुड बी द टोटल एनर्जी, राइट, ये मैंने कह दिया। एंड ये जो है 1.5 के एम्पलीट्यूड के पे है, राइट। सो मैंने कहा कि 25 मिली जूल इज बेसिकली इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ, राइट। तो उसने कहा कि आफ्टर मेनी टाइम जब आपकी एम्पलीट्यूड जो है वो 0.6 रह गया, राइट, रिड्यूस होके, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी क्या होगी। सो अगेन मैंने एक और सिनेरियो बनाया, एक और इक्वेशन बना ली, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला केस कर लिया, राइट, और मैंने उससे वैल्यू निकाली, समझ पा रहे हो। जी। अच्छा जी। ये जो 25 1.5 ये आपने ग्राफ से लिए ना। जी जी 25 जो है, या 25 ये रहा, सही है, और 1.5 ये रहा, सही है। अच्छा लेकिन वो तुमसे कह रहा है कि शो योर वर्किंग, शो योर वर्किंग के अंदर आपको वो करना पड़ेगा आपको थोड़ी सी, ये तो एक्सप्लेन योर वर्किंग वाला हिसाब किताब है, चलो शो वर्किंग मैंने कर दी, लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन दे दो तो भी जो है ना वो आपका काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, सही है। सो अगर हम यहाँ पे, अबे भाई नीचे आ जाना, वेट, ओके, मेरे पास एग्जैक्टली 4 आ रहा है, यानी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है इससे टोटल, सही है।
तो 4 मिली जूल्स हो जाएगा बेसिकली, सही है, या तुम आप इसको कह लो 0.04 हो जाएगा, सही है। मैं बस ये कह सकता हूँ कि भाई एट 1.5 सेंटीमीटर ऑफ एम्पलीट्यूड द पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं, द पोटेंशियल एनर्जी corresponds to the energy max energy of the system, सही है। बस ये मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने सॉल्व कर ली, सही हो गया। चलो भाई आगे आ जाओ। एक एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे, सही है। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो रीड कर लो भाई। कौन कर रहा है? इब्राहिम कर सकते हो? G. An alpha particle and a proton are at rest a distance 20 micrometers apart in a vacuum, as illustrated in Figure 4.1. State Coulomb's law. ओके। सो कूलम्स लॉ के अंदर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पूरा वर्ड लिखना, ओके, मैं यहाँ पे जो है ना काम चोरी कर रहा हूँ। प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट masses and inversely proportional to the square of separation, देर भी आना चाहिए, समझ गया ना भाई? चलो आगे आ जाओ। The alpha particle and the proton may be considered to be point charges. Calculate the electric force between the alpha particle and the proton. ओके, सो क्या करेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है ना। सो एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है? के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ओके। सो के हमारे पास है 8.99 एक्सपोनेंट 9, ओके। क्यू हमारे पास है क्यू कितना होता है? अच्छा, एक एक आपके पास है अल्फा पार्टिकल और दूसरा क्या है? प्रोटॉन है। सो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो 2 का है, सही है। मतलब जो 2 प्लस का चार्ज होता है, और एलिमेंट्री चार्ज जो है वो 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 है, ओके। एंड प्रोटॉन जस्ट 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19, सही है। एंड डिवाइडेड बाय जो आपके पास ये है, क्या बोलते हैं, इनका जो सेपरेशन है वो आपको इन्होंने 20 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, सही है। 20 एक्सपोनेंट नेगेटिव 6 और इसका स्क्वायर कर दो, सही, निकाल दो कितना बन रहा है। अबे यार, एक तो कितना आ रहा है भाई?
यस, कोई है कैलकुलेटर वाला? कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हो? एक सेकंड बस होने वाला है। ओके। सर 1.50 into 10 power minus 18 आ रहा है। -18। अच्छा जी। यहाँ पे -38 बन जाएगा। और 27 एंड हाँ सही है, चलो। 1 पॉइंट, जी यही है सर। मतलब वैल्यू बताओ। 1.15। 1.15 एक्सपोनेंट -18। फाइन। बहुत छोटी फोर्स आ रही है बाय द वे वैसे, लेकिन सही लग रही है। 1.15, हाँ जी सही है। सर आ अगर क्वेश्चन में टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और थ्री का मिक्स है तो हम टू पे भी लिख सकते हैं टू या पे थ्री लिख में लो, लिख। 2 पे लिख लो। 3। देखो ज़्यादातर अगर सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेसी बताती है, ओके। अगर एक 3SF वैल्यू इसका मतलब है मोर एक्यूरेट है, एक 2SF वैल्यू इसका मतलब है लेस एक्यूरेट है। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उससे कुछ रिजल्ट निकल रहा है, तो रिजल्ट जो है वो टुवर्ड द लेस एक्यूरेसी जाएगा, मोर एक्यूरेसी नहीं जाएगा। बट अगर 2 के बजाय 3 लिखोगे तो भी एक्सेप्ट हो जाता है, वो एक SF ऊपर या नीचे एक्सेप्ट कर लेता है, ओके। सही हो गया। जी ठीक। बट बाय द वे इसके नंबर यहाँ पे नहीं कटते, वो पेपर 5 में कटेंगे अनसर्टेनिटी वाले में। सही है, या फिर अनसर्टेनिटीज वाले में भी कभी कभार करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते, वो इग्नोर कर देते हैं उसको। सही है। या फिर पेपर 3 के अंदर मेनली जो आपको पेनलाइज होता है वो आंसर इस पे सिग्निफिकेंट फिगर पे, डेसिमल प्लेसेस पे, वो पेपर 3 में प्रैक्टिकल में होता है, जिसकी टेंशन हम लोग दे के आए हो, ओके। चलो आ जाओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम कहते हैं कि भाई फोर्स फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सही हो गया। देखो अगर उसने सिर्फ कहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें कहना होता है कि रीजन ऑफ स्पेस वेयर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स। बट उसने जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहा है, इसकी डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। फोर्स पर यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दोनों कहा है। सही है। एंड यहाँ पे मैं इसकी आपको एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। फोर्थ पे क्या कह रहा है? Majority did make, अच्छा, the candidate should be reminded that the law to the point charges, okay. You have to be very careful कि तुमने point charges का word include करना है इसमें, यहाँ पे सही है ना। टू पॉइंट, अरे यार पॉइंट मासेस लिखवा दिए मैंने चार्जेस के बजाय। टू पॉइंट चार्जेस, ओके। सही है, सो पॉइंट चार्जेस तुमने लिखना होता है, राइट। अच्छा, और बाकी यहाँ पे जो है तुम्हारे पास, यहाँ पे भी जो है ना पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वहाँ पे पॉइंट चार्ज होता है, ओके चलो। आगे आ जाओ। और अच्छा जी, मैंने इसकी, सॉरी इसकी वो नहीं हुई ना। Majority clear ratio and many include positive charge. Very few mention that the charge should be stationary. Okay, ये हमने भी नहीं किया हुआ by the way. So force per unit positive charge or force per unit positive is stationary charge, right? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव स्टेशनरी चार्ज, मूविंग चार्ज होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन वो सिनेरियो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, हम उसको स्टेशनरी लेके काम करते हैं। चलो ओके, आगे आ जाओ। Point P is distance x from the alpha particle along the line joining the alpha particle to the proton. The variation with distance x of the electric field strength E alpha due to the alpha particle is alone is shown in figure 4.2. ओके। The variation with distance x of the electric field strength EP due to the proton alone is also shown in figure 4.2. Explain why the two separate electric fields have opposite signs. अपोजिट साइंस का उसी रीज़न ये है कि आपके पास जो है सेम चार्जेस की आपने फील्ड बनाई हुई है, राइट। और फील्ड वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो है वो जो सेम चार्जेस है, फील्ड उनकी रिपेल करी होंगी, तो इस वजह से रिपल्जन शो करने के लिए अपोजिट साइन बनाया हुआ है, राइट। सो आप ये कह सकते हो कि भाई द ग्राफ इज ऑफ टू सेम चार्जेस। पहली चीज़ हो गई, द ग्राफ इज ऑफ टू सेम चार्जेस, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये है द चार्जेस, सॉरी, देयर electric field their electric field
एस, अबे यार एक तो एक के बाद एक टेंशन ही दे दिए जा रहे हैं। देयर इलेक्ट्रिक फील्ड oppositely directed and its a vector quantity, so um opposite signs, opposite signs। सही है। अच्छा अब आपसे कह रहे हैं कि भाई ये 4 से लेकर 16 माइक्रोमीटर तक जो है वो आप वो कर दो, सही है। चलो, सो अब यहाँ पे आपको जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपके पास बन जाएगा, एक मिनट, वो ग्राफ आपके पास बन जाएगा भाई, कोई भी पॉइंट पकड़ लो और उस पॉइंट पे बनाते जाओ, दो चार पॉइंट लगा लो, कनेक्ट कर दोगे तो ग्राफ बन जाएगा, सही है। लेट्स से यहाँ पे आपके पास जो है ना, इस पॉइंट को ले लो, कौन सा पॉइंट ले लोगे, ये वाला पॉइंट ले लो, सही है। यहाँ पे जो है ना इसकी है 200, 250 इसकी है, राइट, और यहाँ पे जस्ट इसकी मे बी 10 या 5 हो, सही है। सो जो लाइन जो पॉइंट आ जाएगा वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, सही है। एंड देन आपके पास जो है ना, अगर आप ये वाला पॉइंट ले लो, सही है। सो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, दैट इज ये वाला पॉइंट, सही है। 100, 50, 10, 20, 30, तो 30 ये बन रहा है एंड 15 ये बन रहा है, सही है। तो ये 15 पे आ जाएगा राइट हेयर, ओके। एंड उसके बाद जो है एक ये आ गया, जीरो वाले पे ले लो, सही है। अच्छा जी, जीरो आपके पास बनेगा दो बॉक्सेस ऊपर, दो बॉक्सेस नीचे, समवॉट इधर कहीं पे आ रहा होगा, इधर कहीं पे आ रहा होगा जीरो। एंड उसके बाद आपके पास आखिरी वाला एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, दो बॉक्सेस को यहाँ से नीचे कर दो, सही है। ये आपके पास ये हो गया, सॉरी, चलो ये हो गया पूरा ग्राफ, सही है, परफेक्ट, सही है। चलो, ओके, सो आज अभी ज़रा रीड कर लो, कौन सा रीड कर लो ज़रा। Okay. An incomplete diagram for a magnetic flux pattern due to a current carrying solenoid is illustrated in figure 5.1. On figure 5.1, draw arrows on the field lines to show the direction of magnetic fields. अच्छा Magnetic जी, field. क्या करोगी, कोई आता है, कोई कॉन्सेप्ट है इसका, याद भूल गई हूँ, है कुछ तो बोलो यार। North to south, I think. अबे कद्दू, नॉर्थ टू साउथ ही तो बताना है, वो कहाँ हुआ। Uh, लाइक यू हैव टू फिगर आउट वेयर द नॉर्थ विल बी एंड वेयर द साउथ विल बी, राइट। देखो इसमें direction. डायरेक्शन ऑफ करंट से पता लगेगा बेसिकली। अगर आप Yeah. याद करो, हमने ये वाला रूल पढ़ा था, ग्रिप रूल, ओके। और ये जो Hmm. ग्रिप रूल है वो आपके पास आ रहा है, कहाँ है, ये रहा, सही है। सो अब बेसिकली जिस डायरेक्शन में करंट एंटर होता है उस डायरेक्शन के अंदर आप अपनी फिंगर को कर्ल कर लो, राइट। Mhm. करंट इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है, सही है, ऊपर से जा रहा है और पीछे से नीचे आ रहा है, राइट, सामने से ऊपर जा रहा है, पीछे से नीचे आ रहा है, ये केस है, सही। सो इस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर लो, सही है। थंब जिस तरफ को पॉइंट करेगा वो आपका नॉर्थ पोल होने वाला है, सही है। सो थंब यहाँ पे आ रहा होगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आई। जी. ओके, सो जो फील्ड लाइन होंगी वो यहाँ से यूं आ रही होंगी, लाइक दिस, राइट, क्लियर। Sir, opposite नहीं होगा, north to south नहीं होगी. नॉर्थ से, ब्रो, South नहीं होगी. इनसाइड इनसाइड द मैग्नेट तो साउथ टू नॉर्थ होती है और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होती है, राइट। सो नॉर्थ से Okay. ओरिजिनेट हो रही है और यूं जाएगी साउथ पे, राइट। तो आउटसाइड द मैग्नेट तो Hmm. यूं होगी, इनसाइड द मैग्नेट इसका ऑपोजिट होती है, क्लियर ना। Yes, I okay. चलो आगे आ जाओ। State the feature of figure 5.1 that it indicates that the magnetic field strength at each end of solenoid is less than that at the center.
हम्म। इस फिगर में क्या चीज़ बता रही है? Uniform underlines. हाँ, और अच्छा Equally करो dis थोड़ा सा। equally distanced. नो, देखो, और गुड है, गुड है, थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो आप। देखो, उसने कहा कि लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो इक्वल डिस्टेंस तो कोई फायदा नहीं देगा ना। आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे जो है ना लेस स्पेसिंग है और यहाँ पे मोर स्पेसिंग है, राइट? और आपको पता है कि स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द फील्ड लाइन, रिमेंबर? Yeah. सही हो गया। सो आप ये कहोगे कि भाई लेसर लेसर सेपरेशन इनसाइड। ओके, चलो आगे आ जाओ। A Hall probe is placed near one end of the solenoid in A, as shown in figure 5.1. The Hall probe is rotated about axis XY. State and explain why the magnitude of the Hall voltage varies. एनी आइडिया? ये ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जा रहा अरे हाँ ब्रो, हॉल 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 है। प्रॉप के अंदर जो है, हॉल प्रॉप के अंदर बस वो ईएमएफ इंड्यूस होती है, वोल्टेज, बस वोल्टेज है ना। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, शायद वोल्टेज वो होता है, क्या बोलते हैं आप, कह लो कि हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है BI साइन थीटा ओवर NTQ। ओके, ये फार्मूला होता है, सही है। सो अब क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट रोटेटिंग द हॉल प्रॉप, राइट, विच मीन यू आर चेंजिंग द एंगल, राइट? तो जब एंगल चेंज कर रहे हो, सो हॉल वोल्टेज जो है वो साइन थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? सो एज यू इंक्रीज द एंगल, सो हॉल वोल्टेज विल इंक्रीज, एंड एज यू डिक्रीज द एंगल, हॉल वोल्टेज विल डिक्रीज, राइट? क्लियर हो गया? समझ पा रहे हो ना आप? सो हम ये कहते हैं कि भाई हॉल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही हो गया, पहली बात होगी। अच्छा जी, दूसरी बात कि भाई smaller angle shows lesser field, okay, and greater angle or 90-degree shows the maximum field. Clear? Yeah. अच्छा, एक मिनट, इसकी मार्किंग की, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, आगे चलेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हॉल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन, सही है, either between the field and the plane of the probe, or maximum when the field is normal to the plane, or zero when the field is parallel to the probe। ओके, हमने एक सेकंड वाला पॉइंट हमने लिख लिया, चलो आगे आओ। क्या होता था? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है? Induced EMF is directly proportional to the uh, rate of change of magnetic flux linkage. वेरी गुड यार। तो induced EMF is sorry, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage। सही हो गया, आगे चलिए प्लीज। Hall probe in B is replaced with a small coil of wire connected to a sensitive voltmeter. State three different ways in which the EMF may be induced in the coil. ओके, क्या होगा, कुछ आइडिया?
a small coil of wire to a sensitive voltmeter. Okay, so EMF will be induced in the coil. Okay, you can move the coil. सही है, उसकी वजह से जो है ना induce EMF हो जाएगा. सही है. और आप क्या कर सकते हो, यू कैन वेरी द करंट, राइट. यहाँ पे जो एक्चुअल जो कॉइल है इसके अंदर यू कैन वेरी द करंट. तो यू कैन इंक्रीज द करंट, इट इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज द करंट, डिक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. ओके. Or सो coil में turns, सॉरी, और coil में turns increase नंबर कर ऑफ सकते टर्न इंक्रीज कर सकते हो, यस. या इसके अंदर कोई वो डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, इसके अंदर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल डाल सकते हो दैट इनहेंसेस द मैग्नेटिक फील्ड. ओके. सो हम ये कह सकते हैं कि भाई इंक्रीज द करंट, increase the current, ओके, इन द कोयल. सही, पहली चीज हो गई. या फिर दूसरा काम, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स. सही है. तीसरी चीज हो गई कि इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई, वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई. सही है. चौथी चीज हो गई कि इंक्रीज द अच्छा, करंट हो गया, नंबर ऑफ टर्न हो गया. अच्छा, मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, राइट. अच्छा जी, मूव द coil back and forth, back and forth, राइट. सो ये आपके पास जो है ना कुछ भी हो सकते हैं. सही है. अच्छा, इसके अलावा एक और हम काम लिख सकते हैं कि भाई इंसर्ट मैग्नेटिक मटेरियल इन द कॉइल. ओके, ये कॉन्सेप्ट है. सही हो गया. सो ये चीज़ आपके पास हो गई क्लियर. अच्छा, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं. कॉइल, move coil toward away from the solenoid, rotate coil, vary current in the coil. Okay, insert iron core ये लिख रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल की बजाय आयरन कोर. अच्छा जी, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा जनाब, many candidate give the incorrect explanation in term of hall voltage cutting the line of the magnetic field. Okay, फाइन. सो हॉल वोल्टेज के बारे में जो हमने लिखा था वो गलत लिखा है. ओके, दिस वाज जनरली आंसर्ड करेक्टली, जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन था. Although use of the term electromagnetic force rather than electromagnetic force is common. Okay, electromagnetic force rather than electromagnetic force. Yeah, electromotive force is more common. Okay, fine. And the last part is majority of the candidate could give two different ways. Candidates should be advised to ensure that their suggestions are different in nature. Moving the coil toward the solenoid and moving the coil away from the solenoid are not considered as being the two different ways. Okay, fine. चलो भाई आगे आ जाओ. अब्दुल्ला रीड कर सकते हैं, अब्दुल्ला. A charged particle of mass m and charge minus q is traveling through a vacuum at constant speed. It enters a uniform magnetic field of flux density v. The initial angle between the direction of the motion of the particle and the direction of the magnetic field is 90. Explain why the path of the particle in the magnetic field is the arc of a circle. हाँ जी, कुछ है आइडिया भाई, The बताएगा. magnetic field हम्म. provides the centripetal force, ओए ओए which ओए, is मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स. magnetic force, sorry. हाँ हाँ, ओके Magnetic गुड. force provides a centripetal force, which is perpendicular to the velocity. ओके. और कोई चीज़, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म या नॉन कांस्टेंट, या क्या चीज़. Constant only thing. ओके. सो व्हेन पार्टिकल enter enters in um, a uniform magnetic field, okay, with constant velocity,
ओके, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सही है। अच्छा जनाब, विद, अच्छा वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, विद कांस्टेंट वेलोसिटी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब क्या होगा? अब आप लिख दोगे कि भाई मैग्नेटिक फोर्स provides the centripetal force to the object, to the particle, to the particle, okay, making it arc of the circle. चलो आगे आ जाओ। The radius of an arc in A is R. Show that the ratio Q upon M for the particle is given by the expression. The M is equal to FC हो जाएगा. m, यहाँ मतलब एक मिनट, एफ सी Like इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ओके, एंड जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज एफ बी इज बी क्यू वी, बी क्यू वी, एंड साइन थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो 90 डिग्री पे है, राइट। एंड आप कह सकते हो कि भाई एफ बी विच इज़ द मैग्नेटिक फोर्स इज बेसिकली एम वी स्क्वायर ओवर आर, बिकॉज क्योंकि वही रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि एम वी स्क्वायर ओवर आर इज द रिजल्टेंट फोर्स, राइट। सो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख दो। सो बी क्यू वी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और ये आर से कैंसिल हो जाएगा, एंड आपके पास जो है बी क्यू, अच्छा हमें बी आर को सभी बनाने हैं, सो क्यू हम यही छोड़ देते हैं। सही है, ओवर एम यहाँ पे ले आते हैं, वी ओवर बी आर, ये हमारा हो गया प्रूफ। ओके क्लियर, सही हो गया। अच्छा इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट बस देख लो, एग्जामिनर क्या क्या लिख रहा है। Candidate found this explanation challenging. Most were based simply on the force on the magnetic field providing the centripetal force. Many stated that the force would be normal to the magnetic field rather than the direction of the motion. Okay. Very few stated that the force would have the constant magnitude. Okay. With few exceptions, the derivation was acceptable. Okay. चलो चलो आगे आ जाओ भाई। the initial speed v of the particle is 2 into 10 power 7. The magnetic flux density b is 2.5 into 10 power minus 3. The radius of the arc is 4.5. Use the data to calculate q upon m. ओके, Q अपॉन M निकालना है, सही हो गया। सो Q ओवर M इज बेसिकली इक्वल टू V आपके पास है 2.2 एक्सपोनेंट 7। ओके, एंड B आपके पास है 2.5 एक्सपोनेंट -3। ओके, एंड T आपके पास R जो है वो आपके पास है 4.5 एक्सपोनेंट -2। ओके, निकाल दो कितना आ रहा है। 1.77 into 10 power 11. 1.8 ले लेते हैं, एक्सपोनेंट 11। फाइन, चलो एक मिनट चेक भी कर ले। अबे सही है, आगे आ जाओ। हाँ जी, कहाँ The गया? path of the negative charged particle before it enters the magnetic field is shown in figure 6.1. ओके, The direction of the magnetic field is into the plane of the paper on figure 6.1. Sketch the path of the particle in the magnetic field as it emerges. हम्म, अच्छा Electron है. इनटू द पेज है, और जो आपके पास है इलेक्ट्रॉन है, पाथ ऑफ द पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके फाइन, क्या करोगे?
कौन सा रूल लगाओगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया आपने। नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे आपकी फर्स्ट फिंगर होगी डाउनवर्ड होगी, सेकंड फिंगर यहाँ पे होगी, दिस इज योर सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर डाउनवर्ड एंड थंब यहाँ पे आ रहा है, राइट? जी। तो आपके पास ये बन जाएगा। तो सर्कुलर बनेगा ना। हाँ जी, एक मिनट बना रहा हूँ। Okay. ओके, सही हो गया। अच्छा, बी केयरफुल कि जैसे ही एंटर होगा फौरन आपको इसका कर्वेचर शो करना होगा। सही हो गया। एंड ओके फाइन, सही है। सो ये आपके पास जो है ना इसका ये प्रॉपर एक डायग्राम बन जाएगी, सही है। और इसकी जो है ना मार्किंग की मैं बड़े उसने वो गलतियाँ निकाली भी होती हैं। सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। सही है। कैंडिडेट शुड बी रियलाइज दैट एनी लाइन should show the main feature. Many rough sketches were drawn with a varying radius within the region of the magnetic field. The path on entering and leaving the region of the field should be tangent to the curve. Often the path was drawn with a pronounced king. Okay, यानी आपको जो है ना नॉर्मल पेंसिल से बनाना है। एंड ये जो चीज़ होनी चाहिए ना, ये आपको टेंजेंट होनी चाहिए, राइट? ये टेंजेंट होनी चाहिए इस पाथ के, राइट? डायरेक्शन आपकी करेक्ट आपने बनाई हुई हो, सही। ऑल दो यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता चल रहा है। एंड यस, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। चलो आगे आ जाओ। कासिम जिंदा बैठा है? कासिम रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं। अच्छा जी, आ जाओ, रीड कर लो फिर। Electrons traveling at a speed v in a vacuum are incident on a very thin carbon film as illustrated in figure 7.1. The emergent electrons are incident on a fluorescent screen. A series of concentric rings is observed on the screen. Suggest why the observed rings provide evidence for the wave nature of particles. हम्म। अच्छा जी, ये बेसिकली कौन से एक्सपेरिमेंट की तरफ इशारा है? कोई है याद याद आ रहा है? Nice. तो बेसिकली जो है ये डिब्रॉयज वेवलेंथ या डिब्रॉयज एक्सपेरिमेंट की तरफ हुआ है। डिब्रॉगलीज हाइपोथेसिस जिसको हम कहते थे, राइट? इसमें क्या होता था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो थिन फिल्म से पास होता था तो ये डिफ्रैक्ट हो जाता था, राइट? और जो डिफ्रैक्शन है उसका पता कैसे चल रहा है कि स्क्रीन पे जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल आ रहे हैं वो आपको बेसिकली डिफ्रैक्शन के बारे में वो कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे डिफ्रैक्शन हो रही है। एंड आपके पास जो जब डिफ्रैक्शन हो रही है तो उसके अंदर जो है अम, आपके पास जो डिफ्रैक्शन हो रही है उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि भैया डिफ्रैक्शन सॉरी कॉन्सेंट्रिक सर्किल से आपको ये पता चल रहा है कि डिफ्रैक्शन हो रही है, और डिफ्रैक्शन जो है वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, इस वजह से आपको पता चल रहा है कि भाई दिस इज द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। ओके, समझ रहे हैं कासिम? Yes. तो हम कह सकते हैं कि भाई द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स shows the diffraction pattern of the electron as it pass through the film. Okay. um, and diffraction diffraction is wave wave nature or wave characteristic, right? तो ये आपके पास हो गया। ओके, आगे आ जाओ। The initial speed of the electrons is increased. State and explain the effect, if any, on the radii of the rings observed on the screen. ओके, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी, रिमेंबर, और एच ओवर पी होता था। सही हो गया। और ये जो लैम्डा है ये बेसिकली जो है वो रेडियस ऑफ द रिंग को भी रेफर कर रहा है, राइट? सो रेडियस ऑफ द रिंग
एक्चुअली रेडियस एक्चुअली डायरेक्टली जो है ये सेपरेशन ऑफ द रिंग को रेफर कर रहा होता है, और उससे फिर आपको रेडियस का पता चल रहा होता है, राइट। मतलब अगर आपके पास दो सर्किल है, लाइक एक कॉन्सेंट्रिक ये सर्किल ये है, सही है, एक सर्किल ये है, सही है, सही हो गया। एंड लेट्स से एक सर्किल ये बना हुआ है, सही है। सो अब बेसिकली ये जो आपके पास है, ये जो लेंथ है, दिस इज द वेव लेंथ, ओके, दिस इज द वेव लेंथ, ओके। सो अगर आप और अगर रेडियस बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, राइट। और स्पीड और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से जो है, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ कम होगी, तो रेडियस भी कम हो जाएगा, ओके। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, या फिर सेपरेशन बिटवीन द बिटवीन द सर्कल्स, ओके। पहली बात हो गई। अभी जो ओके, ग्रेटर स्पीड means smaller separation, and hence smaller radius, ओके। क्लियर हो गया भाई, बोल। Yes, sir. परफेक्ट। चलो एक सेकंड दो, जरा इसकी वो देख लेते हैं। although confusion between the, okay, most explanation were based on the fact that the observed pattern provide the evidence of the diffraction. This was then related to the diffraction of the related to the diffraction of the wave. Okay, many answers were restricted to a statement that as a wavelength, hence a radii would be decreased. There were there were comparatively few explanations based on the increase in the momentum and giving the de Broglie's relation. Okay. तो हमने भी मोमेंटम से रिलेट नहीं किया, हमने जस्ट डायरेक्ट वेलोसिटी से रिलेट कर दिया, क्योंकि इफ़ यू इंक्रीज द वेलोसिटी देन इंक्रीजेज द मोमेंटम। सो इंक्रीज मोमेंटम, मोमेंटम इंक्रीज करोगे तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, राइट। चलो ओके फाइन, आ जाओ आगे आ जाओ। A proton and an electron are each accelerated from rest through the same potential difference. Determine the ratio. ओके, उनकी वेवलेंथ के रेशियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो रिलेशन पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ और जो ना पोटेंशियल का हो, तो जाके फिर जो है ना आप इसको रिलेट कर सकोगे। चलो खैर देख लेते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम डायरेक्ट इसको रिलेट कर दें इसी फॉर्मूले को लगा के, मतलब अगर हम ये कह दें, नहीं इससे गलत हो जाएगा। सो हमें ये पता है कि भैया लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी विच इज़ द मोमेंटम एम वी, राइट। और हमें ये पता है कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर ओवर एम, टू पी ओवर एम, कम ऑन, पी स्क्वायर ओवर एम, ओके, काइनेटिक एनर्जी, राइट। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो होती है, वो आपके पास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो पोटेंशियल डिफरेंस से आ रही होती है। सो वोल्टेज टाइम चार्ज गिव यू द काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर टू एम, राइट। अच्छा जी। और अगर हम यहाँ से जो है ना देख लें, अब हमें जो है वो वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ को हम कटा नहीं सकते, मोमेंटम को हम कटा सकते हैं। स्पीड है, सेम स्पीड है, तो मोमेंटम को कटा सकते हैं, वी कैंसिल हो जाएगा। सो चार्ज और मास बच रहे होंगे कहीं ना कहीं से जाके, ओके। चलो इसको अगर हम रिलेट करें, एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, सो हमारे पास हो जाएगा वी क्यू और टू एम इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, राइट। पी स्क्वायर की वैल्यू हमें बचल गई है, सही है। और यहाँ से अगर पी को सब्जेक्ट बनाए, सो एच ओवर लैम्डा आ जाएगा, सही है। सो हमारे पास जो है
एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू वी क्यू एम, या तो हम पूरे पे रूट कर देते हैं इंस्टेड। सही हो गया, पूरे पे हमने कर दिया रूट। सही है, चलो ये बात हो गई। अब उसके बाद जो है सही है। अब ये एक जनरल इक्वेशन आपने बना ली। अब इस जनरल इक्वेशन को देखो 4 नंबर दे रहा है तो इसे थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। अब इस जनरल इक्वेशन को जो है ना, अब आप दो काम के लिए रिलेट कर सकते हो। सही है, ये मैं इसको जो है ना एक और स्टेप कर सकता हूँ इसमें। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एच ओवर टू क्यू यू टू वी क्यू एम एंड अंडर रूट, राइट, इक्वल्स टू लैम्डा। ओके, लैम्डा मेरे पास आ गया। अब मैं जो है ना इसकी दो इक्वेशन बना लेता हूँ। सही है, अच्छा जी, मैं प्रोटॉन के लिए ऊपर लिख लेता हूँ। तो एच ओवर टू वी, अच्छा जी, क्यू जो है यहाँ पे प्रोटॉन का मास आ जाएगा जो कि 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 है। सही है, और डिवाइडेड बाय इलेक्ट मास ऑफ द प्रोटॉन विच इज 1.66 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19, नहीं नेगेटिव 27, 27। ओके, एंड सही है, अच्छा जी, उसके बाद जो है ये आ गया। अच्छा, और डिवाइडेड बाय बड़ा वाला डिवीजन का साइन आ गया, नीचे मैंने लगा दिया, और नीचे मैंने लगा दिया इलेक्ट्रॉन को, राइट, एच ओवर टू वी, और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज सेम होता है 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19। सही है, और जो मास होता है 9.11, 9.11 एक्सपोनेंट नेगेटिव 31। सही है, और रूट। सही है, सो ये मुझे दे देगा। ओके, ये मुझे दे देगा wavelength of sorry, lambda, lambda of proton divided by lambda of electron। okay, lambda of electron, फाइन। अच्छा जी, अब अगर हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें, हमारे पास जो है वो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। एच कैंसिल आउट हो जाएगा, टू वी कैंसिल हो जाएगा, सही, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो चीज़ बच जाएगी वो मेरे पास बचेगी 1/√, मास ऑफ द प्रोटॉन जो कि है 1.66 एक्सपोनेंट नेगेटिव 27 ओवर 1/, the mass of the electron which is 9.11 एक्सपोनेंट नेगेटिव 31। और ये आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू, जरा निकाल दो प्लीज, सारा कैलकुलेटर है। ये ये कौन करे, कासिम करे बल्कि, कासिम कैलकुलेटर लेके बैठा है। जी सर। जीरो कर दियो तो पॉइंट भाई। जीरो टू थ्री फोर है 0.0234, अजीब सा क्यों लग रहा है ये। एक मिनट, सही आ रहा है भाई, सही आ रहा है, वेरी गुड, सही हो गया, क्लियर है। तो सही है। नहीं समझ में आया ऊपर से क्या। जी सर। अच्छा, क्या चीज़ नहीं समझ में आई पूरा। पूरा क्या आपने फॉर्मूला कैसे बनाया सर? देखो 3 फार्मूला से मैंने बनाया है। सही है, मैंने सबसे पहले तो एक ये फार्मूला यूज़ किया जो कि इसका अपना फार्मूला है। सही है, सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा फार्मूला जो कि मेरे पास है ये वाला, काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का। सही है, सही हो गया, ये दूसरा फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला हमारे पास होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज टाइम्स चार्ज, राइट। ये 3 फार्मूला हमने स्टार्टिंग 3 फार्मूले लिए, राइट। अब जब मैंने ऊपर वाले 2 फार्मूले को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास ये तीसरा फार्मूला बन गया। ओके, समझ रहे, ये क्यू यस सर। वी और ये मैंने इसके इक्वेट कर दिया। सही है, फिर मैंने यहाँ से मोमेंटम को सब्जेक्ट बनाया। सही है, और मैंने उसको उठा के ये वाले फॉर्मूले में रख दिया। सही है, एंड मैंने सॉल्व कर लिया। सही हो, ठीक है सर। सही। अब सॉल्यूशन, बस उस सॉल्यूशन में सिर्फ वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, कैंसिलेशन किया, बस और कुछ भी नहीं किया। चलो आ जाओ भाई, अब्दुल्ला ज़रा रीड कर लेगा तो भाई। एक मिनट, कितने क्वेश्चन बाकी हैं यार, एक ये है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अल्ट्रासाउंड हमें करना पड़ेगा, दो। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है।
अगला रीड कर ले जल्दी से यार, मुझे रोज़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। State what is meant by nuclear binding energy. हम्म क्या होती थी, भूला हुआ है? फिर भूल गया। अरे यार, अच्छा जी, हम कहते थे कि भाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स अप टू infinite distance. Okay, is that clear? भाई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन जी। यही होती है, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट में बस देख रहे थे। जनरली सेटिस्फैक्ट्री आंसर कंफ्यूजन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियॉन्स। ओके फाइन, ऐसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा एक मिनट सॉरी। फाइन चलो, आगे आ जाओ। The variation with nucleon number A of the binding energy per nucleon Be is shown when uranium absorbs a slow-moving neutron. One possible nuclear reaction is. So, ओके, state the name of this type of nuclear reaction. Fission. Nuclear fission. फिजन गुड है। फाइन आ जाओ। On figure 8.1, mark the position of the uranium, the molybdenum, and the lanthanum nucleus. अच्छा, ओके, अच्छा यूरेनियम अगर आप देखो तो इन्होंने एटॉमिक नंबर दिए हुए, राइट? एटॉमिक, यूरेनियम सबसे एंड पे होगा, सही हो गया। फिर उसके ऊपर लैंथनम और फिर सबसे ऊपर मोलिब्डेनम। ओके, लैंथेनम और फिर मेरिबोडियम। ओके, ओके आगे आ जाओ। The masses of some particles in nuclei are given. Calculate for this reaction the change in U of the rest mass. ओके, सो आपको पता है कि यूरेनियम का जो भी रिएक्टेंट का मास होगा और जो भी प्रोडक्ट का मास होगा माइनस कर दोगे तो आपके पास चेंज इन मास आ जाएगा, ऐसे ही होगा। यस। अच्छा जी, अब अगर जो है वो हम राइट हैंड साइड का देखें मास, सो आपके पास बन जाएगा वो, हमारे पास जस्ट यूरेनियम है। अच्छा जी, एक सेकंड दे दो बस। ओके भाई, सो हमारे पास जो है, आपने जो है वो एक न्यूट्रॉन को फायर किया है, और आपके पास जो चेंज इन मास बनना चाहिए वो फिर आपके पास बन जाएगा, रिएक्टेंट की साइड पे आपके पास आ रहा है यूरेनियम 235.123, सही है, प्लस प्रोटॉन आपके पास आ रहा है, न्यूट्रॉन आपके पास आ रहा है, इक्वस। अच्छा, ये आपके पास आ गया रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट के मास में आपके पास है मेलबोरियम है, लेंथेनम है, और दो न्यूट्रॉन है, और एक 7 बीटा पार्टिकल है। सो यहाँ पे आपके पास जो है 94.945 प्लस 138.955 प्लस और क्या चीज़ है, प्लस दो न्यूट्रॉन है और एक प्लस दो न्यूट्रॉन है, 1.009 टाइम्स टू, और प्लस 7 बीटा पार्टिकल है, 7.5 एक्सपोनेंट -4। दोनों को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बनता है?
0.22 आ रहा है। 0.22। ओके। अच्छा जनाब, चेंज इन मास इन यू। और अच्छा जी, चलो, तो इसकी मार्किंग की देखें। द चेंज इन मास, वेट। यार एक चीज़ में मुझे मसला लग रहा है, डायरेक्ट हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी उससे निकाल सकते हैं अगर। Reference to the nuclear number shown in the reaction would have provided a very clear indication of the position. फिर अच्छा, a significant number incorrect, although error other than arithmetical, some candidate did not include all of the particle in their calculation. Fine, चलो, आगे आ जाओ जरा, एनर्जी रिलीज निकाल लो, इक्वल्स टू mc²। सही है। सो मास आपके पास है 0.22। यू को कन्वर्ट कर लो 1.66 एक्सपोनेंट -27। सही है। और आपके पास जो है 3 एक्सपोनेंट 8 स्क्वायर। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो जस्ट डिवाइड कर लो 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, सॉरी -13 से। तो 198 आ रही है। ओके, 198 सही हो गया। चलो, अच्छा, इनकी जो आ रही है वो 196 आ रही है। ओके। और इन्होंने, हाँ, कन्वर्जन तो हमने कर ली है। फाइन, यूज ऑफ दिस, use of one u equals to this, allow 3 of 3, use of one use equals to this or this, allow 3 of 2, use of this, not this, score 2 of 3। फाइन। और अगर हम जो है ना वो इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी देख लें, so it was expected that the candidate should use this expression, then convert the energy into mega electron volt। Okay, fine, सही हो गया। चलो, चलो आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। ओके, रीड कर लो जरा, कासिम रीड कर लेगा तो भाई। This explain the main principle behind the use of ultrasound obtain diagnostic information about the internal body structures. ओके, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, क्या होती है कुछ रट्टे वाली चीज़ें इसके अंदर। आप कह सकते हो कि भाई अल्ट्रासाउंड जो है वो आप ट्रांसमिट करते हो, सही है। यूज ऑफ द अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। ओके, सो हम कहते हैं कि भाई अल्ट्रासाउंड इज generated from piezo electric crystal। ओके। अच्छा जनाब, inside the inside the transducer। सही हो गया, एक बात हो गई। फिर इसके बाद जो है
uh, it is transmitted in the body. Okay, अच्छा जी, transmitted in the body. और उससे फिर क्या होगा? Transmitted in the body, transmitted in the body, where the ultrasound get reflected from the different boundary. Okay, और boundary between the different medias, आप ऐसे कह सकते हो, सही हो? अच्छा जी, और reflected ultrasound will have lesser intensity. सही हो गया? अच्छा जनाब, अच्छा अब उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई it get detected at the it get detected at the transducer. Okay, it get detected at the transducer, um and the attenuation in the intensity intensity shows the nature of the organ. Okay, and the time delay shows the depth of the medium, the depth of the media. ओके, ये आपके पास है। सही होगी, हमेशा ये कुछ पॉइंट्स आते हैं, बस इसको इस तरह से लिख दिया करो। चलो आगे आ जाओ। फिर ये पॉइंट्स आपने लिखवाए थे ना जी नोटबुक जी, में? ये सारे उसमें लिखे हुए, ठीक नोट्स है, के अंदर भी है। ठीक। आगे आ जाओ। State and explain what advantage of the use of high frequency ultrasound as compared with low frequency ultrasound for medical diagnosis. अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि भाई आपको जो है ना बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको मिल जाएगी, राइट? इट हैज़ लो वेवलेंथ which generates high resolution image, right? Or there will be more detail in the image, right? ये कह सकते हो। ओके, आगे आ जाओ। The absorption attenuation coefficient for ultrasound is in muscle is 23 meters. A parallel beam of ultrasound is passed through a muscle of thickness 6.4 centimeter. Calculate the ratio. ओके, इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड। ओके फाइन, सिंपल सा फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू टाइम्स एक्स। ओके, सो ये कह रहे हैं कि आई जो ट्रांसमिटेड है डिवाइडेड बाय आई नॉट जो कि इंसिडेंट है, इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस म्यू आपको दे रखा है। अच्छा, कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है -23। अच्छा, ये जो है ना सेंटीमीटर के अंदर है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। ओके, एक्सपोनेंट -2 निकाल दे भाई, कितना आ रहा है?
0.229. ओके, सो 0.23 हो जाएगा, 0.23, फाइन। आगे आ जाओ। An ultrasound transmitter emits a pulse, suggests why when the signal from the pulse is proceeded, any signal received later at the detector is usually amplified more than that received at an earlier time. ओके भाई, क्या करोगे? अच्छा, जो हमें एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड है, हर जो मीडियम होगा वो आपके सिग्नल को क्या करेगा? वो आपके सिग्नल को डैम्प करेगा या वो करेगा, रिड्यूस करेगा, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी पावर को एब्जॉर्ब करेगा, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि मीडियम कैन attenuate the signal, so the amplifier can um, increase mm, its intensity। सही है। सो जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो उससे ये होगा कि भाई आपका वो सिग्नल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और स्क्रीन पे आप उसको देख पाओगे, सही होगा। चलो, वैसे बात की कहानी ये तक एंड करते हैं। भाई इसका 41 वेरिएंट करके मुझे सबमिट करवाओ जल्दी से, और इसका और समर 13 का भी, सही है, समर 13 और विंटर 13 करवाओ। एंड बस नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर हम 14 पे चले जाएंगे, सही है। चलें जी। सर, बोलो बोलो। रात को क्लास किस टाइम होगी? उसका भी बता दे, कुछ सेटिंग करते हैं उसको। ओके सर। सही है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़। मतलब अल्लाह हाफिज़।